हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम की 3 क्लासेज होने वाली हैं। शुरुआत की 2 क्लासेज के अंदर हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट की क्लास के अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और अदर क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बार मैं आगे की स्लाइड को बढ़ा देता हूँ 1 मिनट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी होता क्या है? इकोलॉजी बेसिकली होता है एक जीव और जो पर्यावरण होता है उसके बीच के संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। ये जो पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम भी बोल देते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, ये इसकी एक इकाई होती है। इकोलॉजी की एक इकाई होती है पारितंत्र, एक भाग होती है। प्रकृति की एक भाग होती है, इकाई होती है पारितंत्र। यहाँ तक आपको चीज समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ। तो इकोलॉजी जो शब्द है, इकोलॉजी ये जो शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है इकोस, दूसरा है लोगोस। इकोस का मतलब होता है आवास। इकोस का क्या मतलब होता है? आवास। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो इकोलॉजी बेसिकली क्या होती है? आवास का अध्ययन। तो आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकोलॉजी का जो शब्द होता है उसमें इकोस का क्या अर्थ होता है, तो आपको क्या करके आना है वहां पर? आवास। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। इकोलॉजी क्या होता है? एक जीव और पर्यावरण के बीच के जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, इसके ऊपर अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं। तो सबसे पहले इकोलॉजिस्ट जो शब्द है, कोई कहता है कि रिटर ने दिया था और कुछ पुस्तकें कहती है कि हेक्कल ने दिया था। तो सबसे पहले अगर आपको ये पूछे ऑप्शन के अंदर, दोनों कभी नहीं आएंगे। अगर रीटर ऑप्शन में हो तो आपको रीटर करना है, अगर हेकल ऑप्शन में हो तो हेकल करना है। दोनों अगर एक साथ आए तो आपको रीटर करना है। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? अगर दोनों ऑप्शन में दे भी दें तो आपको रीटर करना है, क्योंकि रीटर ने ये शब्द दिया था 1865 के अंदर और हेकल ने ये दिया बताया था इसके बारे में 1886 में। ये आपको ध्यान रखना है। हमने अभी ऊपर बात की कि रीटर ने ज्यादातर पुस्तकें रीटर को मानती है 1865, इसीलिए पारिस्थितिकी का पितामह किसको बोलते हैं? एच रीटर को बोलते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी भारतीय पारिस्थितिकी के पितामह बोलते हैं रामदेव मिश्रा, और ये वीडियो के अंदर क्वेश्चन आया भी था। तो ये जो तीनों चीजें हैं वो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि इकोलॉजी शब्द के बारे में किसने बताया। तो अगर रीटर ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करना है? हेक्कल करना है। अगर हेक्कल ऑप्शन में ना हो, रीटर ऑप्शन में हो, तो रीटर करना है। भारतीय पारिस्थितिकी के पितामह कौन है? रामदेव मिश्रा है। काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आपको याद करना ही है। फिर बात आती है इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द किसने दिया था? एजी टेंसले ने दिया था। ये भी आपको याद करना है। फिर आता है पिरामिड के बारे में, खाद स्तूप के बारे में किसने विचार दिया था? सबसे पहले विचार किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने दिया था। इसको याद करने का क्या तरीका है? एल्टन को आप याद कर सकते हो किससे हैं? किससे याद कर सकते हो आप इसको? हेल्थ से। एल्ट को किससे याद कर सकते हो आप? हेल्थ से। तो ये बताओ, खाद, खाद मतलब भोजन, तो हेल्थ बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है या नहीं होती? तो जब आपको ऑप्शन में आप देखोगे खाद स्तूप के बारे में विचार किसने दिया था? एल्टन। एल्ट मतलब हेल्थ, एल्ट हेल्थ। कैसे याद करोगे? एल्ट हेल्थ। ठीक है। तो ये जो जितने भी मैंने 5 बताए हैं आपको, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये तो आपको ध्यान से याद करने हैं, याद करने ही हैं। इनको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग हेक्कल ने। अगर हेक्कल ऑप्शन में ना हो तो रीटर, रीटर ऑप्शन में ना हो हेक्कल, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो रीटर
क्योंकि रिटर ने दिया था 1865 में और हेकल ने दिया था 1864 के अंदर, 1886 के अंदर, 86 के अंदर, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसने 1865 में दिया था, तो पारिस्थितिकी के पितामह किसको बोलेंगे? रिटर को बोलेंगे। भारत के सापेक्ष देखें अपन, तो भारतीय पारिस्थितिकी के पितामह किसको बोलते हैं? रामदेव मिश्रा जी को बोलते हैं। ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जो शब्द है इसके बारे में सबसे पहले किसने बोला था? एजी टेंसले ने बोला था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य स्तूप का सर्वोत्तम विचार एल्टन ने दिया था, ये आप याद कर लोगे। खाद्य खाद्य में को क्या बोल सकते हैं अपन? भोजन बोल सकते हैं। भोजन किसके लिए जरूरी होता है? हेल्थ के लिए। हेल्थ कैसे पता चला अपने को? एल्ट, एल्ट को हमने क्या कर दिया? हेल्थ कर दिया। ये आपको याद हो जाएगा। आपको बस केवल दो चीजें याद करनी है, पहली इकोसिस्टम और हेकल और रिटर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये दो दो चीजें और आपको केवल देखनी है, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार आप देख लेना। पहला क्या है? जैव पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में किसने बताया था? पहले कार्ल मोबियस ने बताया था। और जैव भू पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में किसने बताया था? सुकाचेव ने बताया था। इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार आप देख लेना। चांसेस कम है बट एक बार आप देख लेना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आता है बायोम। बायोम क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र के जो समुच्चय होते हैं, काफी सारे जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, उनको मिलाकर जब अपन एक बना दें तो उसको क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। तो बायोम क्या हो गया? पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चयों को बायोम या जियोम बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन, जैसे किसी क्षेत्र में, किसी एक एरिया के अंदर अगर जलवायु, मिट्टी या जीव समुदाय के अंदर क्या हो? समानता हो व सामंजस्य भी हो। ये इसकी डेफिनेशन होगी। मतलब समानता होनी चाहिए, जलवायु समान होनी चाहिए, मिट्टी भी समान होनी चाहिए, जीव समुदाय जो भी वहां पे जो भी जीव है वो सब क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, उनमें एडजस्ट होने चाहिए वो एक दूसरे में। तो जैसे एग्जांपल क्या हो गया बायोम का? जैसे रेगिस्तान बायोम, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो सारे जीव होते हैं वो एक जैसे होते हैं सारे। जलवायु वहां की एक जैसे समान होती है, मिट्टी भी सारी की सारी क्या होती है? समान होती है। समुच्चय हो गया काफी सारे बायोम का। अच्छा, एक बायोम हो गया ये, तो रेगिस्तान बायोम बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा सवाना बायोम, सवाना बायोम। इसके अलावा टुंड्रा, टुंड्रा बायोम। ऐसे ही कभी सारे अपन काम में ले सकते हैं वर्ड। इसके अलावा आगे चलते हैं। ये बायोम हो गया। इसके बाद आता है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। तो पहला घटक होता है जीवीय, दूसरा घटक होता है अजीवीय। जीवीय को क्या बोलते हैं? एक मिनट एक मिनट, तो हम देख रहे थे। तो जीवीय को क्या बोलते हैं हम? बायोटिक बोलता है। वो पेन नहीं चल रहा था इस वजह से। तो बायोटिक। और अजीवीय घटक को क्या बोलते हैं? एबायोटिक। यहाँ तक चीज क्लियर है? इंग्लिश में बता रहा हूँ मैं इनके नाम। पहले तो इंग्लिश में भी आ सकता है। वहां पे मान लो ऐसा लिखा आ गया बायोटिक और ये आ गया एबायोटिक, तो इंग्लिश में भी हमें पता होना जरूरी है इस चैप्टर के अंदर। तो पारिस्थितिक तंत्र के अगर घटक पूछे तो दो प्रकार के होते हैं। पहला जीवीय घटक, अजीवीय घटक। जीवीय घटक को इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक, अजीवीय घटक को इंग्लिश में बोलते हैं एबायोटिक। तो इनके एक एक करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे जीवीय घटक क्या होते हैं, तो आगे चलते हैं। तो जीवीय घटक के अंदर तीन तरह के जीवीय घटक होते हैं। सबसे पहले जीवीय घटक होते क्या है? जीवीय घटक मतलब जो सजीव होते हैं, मतलब जो सजीव होता है, जिनको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से ये क्या करते हैं? ऊर्जा लेते हैं और जीवित रह पाते हैं। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत अगर आपको पूछे तो वो है सूर्य, ठीक है। तो जीवीय घटक पता चल गया। कैसे एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जीवीय घटक है, इनमें से कौन सा अजीवीय घटक है।
तो कर दोगे, इसको आगे और क्लियर हो जाएगा। जीवी घटक मतलब जिनमें जीव होता है, सजीव जो होते हैं, जिनको भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि ये भोजन से क्या लेते हैं? ऊर्जा, जिससे ये सरवाइव कर पाते हैं। जीवी घटक 3 प्रकार के होते हैं, 3 आते हैं इसके अंदर। पहला आता है उत्पादक, सेकंड आते हैं उपभोक्ता और तीसरे आते हैं अपघटनकर्ता। इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ बोर्ड को, उसके बाद आगे चलते हैं। उत्पादक, तो उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, अपघटनकर्ता क्या होते हैं? उत्पादक तो वो होते हैं जो उत्पादन करते हैं, मतलब ऐसे हरे पौधे होते हैं, जीव ऐसे पौधे होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पादन करते हैं भोजन का, पेड़ पौधे जो भी आगे जितने भी। उपभोक्ता क्या करते हैं? यहाँ से जो उत्पादन हुआ उसको खाते हैं, वहां से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उत्पादनों को, जो उत्पादक होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, मतलब खुद का भोजन खुद बनाते हैं। उपभोक्ता जो होते हैं इनमें परपोषी गुण पाया जाता है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब बात आती है अपघटनकर्ता कौन होते हैं? जब उत्पादक और उपभोक्ता मर जाते हैं, जैसे उत्पादक, जैसे पेड़ था, मान लो ये पेड़ था, इसने उत्पादन कर दिया, मतलब फल फ्रूट जो भी थे दे दिए, अब इसकी एज हो गई तो ये मर गया, ठीक है, ये तो हो गया उत्पादक। उपभोक्ता जैसे गाय थी या फिर जो भी मनुष्य था, जितने भी जो भी थे, ये इनकी भी मौत हो गई। अब ये दोनों की ही मौत हो गई तो क्या करते हैं अपघटनकर्ता? क्या करते हैं, इनके जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जटिल अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनका विघटन करने का काम करता है, विघटन करते हैं। तो उत्पादक और उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात उनके अवशेष को विघटन करने का काम करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को विघटित करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? करता होते हैं। इनमें कुछ सहजीवी होते हैं, कवक, ये सब चीजें आती है, जीवाणु, कवक, ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इनको एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे। मैंने बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पादक। तो उत्पादक पढ़ने से पहले हमने पहले पढ़ा जीवीय, अब पढ़ते हैं अजीवीय, ये कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद उत्पादक के जो मैंने 3 चीजें बताई है उनको विस्तार से पढ़ लेते हैं। अजीवी घटक, ऐसे ये देखो, जीवी घटक के बारे में मैंने क्या बताया था, वो क्या होते हैं? सजीव होते हैं। तो अजीवी घटक क्या होंगे? निर्जीव होंगे, ठीक है, निर्जीव होंगे, इन्हें भोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो निर्जीव होते हैं, तथा इसके जो 3 भाग होते हैं, 3 भाग कौन कौन से होते हैं? अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक पदार्थ। अकार्बनिक के अंदर जैसे सिंपल सी चीज है, अकार्बनिक जैसे जल हो गया, जैसे H2O हो गया। एक मिनट में ना, एक मिनट में इसको, एक मिनट, बिक पेन चल नहीं रहा इसका। तो जैसे H2O हो गया, ठीक है, लवण हो गए, लवण में क्या क्या आ गए? लवण के अंदर जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सब क्या है? अकार्बनिक है। इसके अलावा गैसें भी क्या होती है? अकार्बनिक होती है। गैसें कौन कौन सी हो गई? जैसे O2, N2, ये सब चीजें क्या हो गई? ये अकार्बनिक हो गया। अब आता है कार्बनिक। कार्बनिक मतलब जितने भी कार्बन से बने हुए होते हैं, जैसे प्रोटीन, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, ठीक है, लिपिड हो गया। इसको मैं, एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। लिपिड हो गया। इसके अलावा जैसे यूरिया हो गया, और ये सब चीजें किस में आ गई? कार्बनिक में आ गई। मतलब इनमें निर्जीव होते हैं ये सब चीजें। ध्यान रखना, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवी, इनमें से जीवीय घटक कौन सा है और अजीवीय घटक कौन सा है। तो आपको दे देगा, जैसे जल दे देगा, प्रोटीन दे देगा, और उधर से आपको जैसे जीवाणु, कवक, ये सब चीजें दे देगा, और आप गलत करके आ जाओगे। तो ध्यान रखना है कौन सा जीवी होता है और कौन सा अजीवीय घटक होता है। इसके बाद आते हैं भौतिक पदार्थ। कुछ भौतिक पदार्थ होते हैं, वो भी क्या होते हैं?
जैसे प्रकाश, प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, ताप हो गया, जैसे हवा हो गई, जैसे विद्युत, ये भी क्या है? इनमें कौन सा जीव होता है? नहीं होता। तो ये सब क्या है? ये सब अजीव घटक होते हैं। तो मैंने ये सब चीजें आपको क्लियर कर दी। दोबारा से एक बार बता देता हूँ। अकार्बनिक जैसे जल, लवण, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब लवण हो गए। जैसे गैसें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये सब चीजें तो किस में आ गई? अकार्बनिक में आ गई। अच्छा, कार्बनिक में कौन कौन आ गए? कार्बनिक में जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यूरिया, ये सब चीजें किस में आ गई? ह्यूमस, ह्यूमस भी कार्बनिक हो गई। इसके अलावा भौतिक पदार्थ सिंपल सा है, हवा, ताप, प्रकाश, विद्युत, ये सब किस में आ गई? भौतिक पदार्थ। तो जैसे क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा अजीव घटक नहीं है, तो जैसे ऑप्शन में दे दिया प्रकाश, जैसे ऑप्शन में क्या दे दिया? प्रकाश, ठीक है, प्रकाश दे दिया, जल दे दिया, ठीक है, O2 दे दिया, और उधर दे दिया कवक, या किसी जीवाणु का नाम दे दिया मान लो। तो आपको क्या करना है? सिंपल सी चीज है, कवक। ऐसे क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये आपको करवा दिया। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना अपने को। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे, ये अजीव घटक समझ में आ गया। तो हमने पहले कुछ चीजें पढ़ी थी जीव घटक में। जीव घटक में आगे हम पढ़ेंगे, जैसे उत्पादक पढ़ा था, उपभोक्ता पढ़ा था, अपघटन करता पढ़ा था। तो इनको आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जीव घटक, तो जीव घटक के अंदर हमने पहला पढ़ा था उत्पादक। उत्पादक मतलब, एक मिनट, एक मिनट। तो उत्पादक, उत्पादक आते हैं। सबसे पहले उत्पादक होता क्या है? उत्पादक, उत्पादक दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं स्वपोषी, और दूसरे होते हैं परपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं? जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। ये अपना भोजन पे किसी और पे डिपेंड नहीं रहते, खुद का भोजन क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। परपोषी मतलब, पर मतलब पराया, दूसरे पर डिपेंड, दूसरे पे डिपेंड करते हैं ये। तो परपोषी कौन होते हैं? जो दूसरों पे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो परपोषी और स्वपोषी में समझ में आ गया। स्वपोषी को ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, और जो स्वपोषी होते हैं, स्वपोषियों को क्या बोलते हैं? परागशरण पोषी या ओस्मोट्रोफ्स भी कहा जाता है। ये भी ध्यान में रख लेना। तो ये चीज समझ में आ गई। आगे समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी था कि स्वपोषी क्या होता है और परपोषी क्या होता है। ये स्वपोषियों को बोलते हैं प्रासरण पोषी या ओस्मोट्रोप्स। स्वपोषी जो अपना भोजन भोजन खूब खुद बना लेते हैं, खुद, जैसे हरे पौधे हो गए। परपोषी जैसे इंसान, जितने भी जीव जंतु है, वो सब क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवी घटक के अंदर, हम पहले पढ़ेंगे क्या? उत्पादक। तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो स्वपोषी होते हैं, एक मिनट, स्वपोषी जब भोजन बनाते हैं तो प्रकाश का केवल और केवल 2 से 10% ही यूज में लेते हैं। प्रकाश को, उसी से ही पूरा भोजन बना लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए कि जब स्वपोषी या पेड़ पौधे जब भी भोजन बनाते हैं, तो कितने प्रतिशत प्रकाश का यूज करते हैं या ग्रहण करते हैं? तो जैसे ऑप्शन में आ गया 10%, ठीक है, 20%, 40, 60। तो क्या करके आना है कि 10%, मतलब 2 से 10% तक करते हैं। तो ये गलत नहीं होना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई। उत्पादक, उत्पादक क्या होता है इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं पहले। उत्पादक में सभी हरे पौधे आते हैं। उत्पादक जो भोजन का निर्माण करते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये सब चीजें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब प्रकाश को अवशोषित करेंगे और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं। मतलब उत्पादन कैसे करेंगे ये पौधे? CO2 प्लस जल की सहायता से क्लोरोफिल का यूज करते हुए भोजन का निर्माण करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ये सब चीजें बनाई जाती है। अब बात आती है
ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पूरा इको सिस्टम जो होता है, एक मिनट इसको वापस से, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो पूरा इकोसिस्टम होता है, पूरे इकोसिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा क्या होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। तो आपको क्या करना है? उत्पादक। पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है या मात्रा किसकी ज्यादा होती है? तो क्या करके आना है? उत्पादक। ठीक है, उपभोक्ता नहीं, ना ही अपघटनकर्ता, सबसे ज्यादा उत्पादक होते हैं। अब नेक्स्ट आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब जो भोजन के लिए, जिनमें परपोषी गुण पाया जाता है, जो खुद का भोजन का निर्माण नहीं करते, जैसे पेड़ पौधों को खाते हैं या जानवरों को खाते हैं, सारे के सारे उपभोक्ता इसमें आ जाते हैं। उपभोक्ता जो स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करते, वो उप उत्पाद पे निर्भर करते हैं, उत्पादकों पे निर्भर करते हैं, या किसी जीव को खा लेते हैं तो वो भी मतलब जरूरी नहीं है कि वो शाकाहारी ही हो। उपभोक्ता मांसाहारी भी हो सकता है, शाकाहारी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब उपभोक्ता, हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि जो भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है, उपभोक्ता कहलाता है। ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन से कर देंगे। तो उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? एक मिनट। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? सिंपल सी चीज है, इसमें वो जीव आते हैं जो शाकाहारी होते हैं। मतलब एक मिनट, शाकाहारी होते हैं मतलब जो लोग, जो उपभोक्ता पेड़ पौधों को, हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, जो मांसाहारी नहीं होते, शाकाहारी होते हैं, वो तो क्या हो गए? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, इसके बाद क्या आते हैं? इसके बाद आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये पेड़ था, इसको जिसने खाया वो तो क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, जिसने प्राथमिक उपभोक्ता को खा लिया वो क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता। जिसने द्वितीयक उपभोक्ता को खा लिया वो क्या हो गया? तृतीयक उपभोक्ता। सिंपल सी चीज है, यहाँ तक चीज क्लियर होगी। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा वो क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता। जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाएगा वो क्या है? तृतीयक उपभोक्ता। अब बात आती है, ये जो तीनों चीज होती है, यहाँ पे जो प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता जो भी है, इनको हम बोलते हैं गुरु उपभोक्ता। गुरु उपभोक्ता, माइक्रो, माइक्रो नहीं, मैक्रो, MACRO, इनको क्या बोलते हैं? मैक्रो। मैक्रो मतलब ये बड़े हैं, ये छोटे छोटे उपभोक्ता नहीं है खाने वाले, ये बड़े होते हैं, जैसे जानवर होते हैं, ये बड़े बड़े जानवर इसमें शामिल होते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? गुरु। गुरु को और क्या बोल सकते हैं हम? महा, महा उपभोक्ता भी इनको बोल सकते हैं। मैक्रो, माइक्रो क्या होता है? छोटा होता है माइक्रो। मैक्रो क्या होता है? उससे बड़ा होता है। तो अगर आपको ऑप्शन वहां पे क्वेश्चन के अंदर इंग्लिश में लैंग्वेज आए कि इनमें से कौन सा मैक्रो उपभोक्ता होता है, तो जैसे ऑप्शन में दे दिया प्राथमिक, अगर पूछे कि मैक्रो उपभोक्ता कौन सा है, तो ऑप्शन में प्राथमिक दे दिया एक तो, और बाकी कुछ और कवक, फंगस ऐसे दे दिया। या इनमें से कौन सा मैक्रो उपभोक्ता नहीं है, तो 3 तो ये दे देगा, और एक क्या दे देगा? कवक, मतलब अवघटनकर्ता। अवघटनकर्ता जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? माइक्रो बोल दिया उनको। और ये क्या होते हैं? बड़े होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? मैक्रो बोलते हैं। तो ये चीज पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना। सेकेंड चीज, एक बार इसको बोर्ड को क्लियर क्लियर कर दूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक चीजें मैंने बता दी कि प्राथमिक कौन होते हैं। प्राथमिक वो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, पहले उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन आया फिर? जैसे गाय, ठीक है, गाय आ गई, बकरी आ गई,
एक मिनट, पेन चल नहीं रहा आज। कल से ये दिक्कत नहीं आएगी, कल से मैं नया पेन ऑर्डर कर दूंगा। गाय आ गई, बकरी आ गई। बकरी को मैंने क्या कर दिया, ठीक है आप समझ जाना, बकरी ही आ गई। ठीक है, गाय बकरी हिरण खरगोश ये शाकाहारी होता है सब। इसके अलावा द्वितीयक उपभोक्ता में कौन कौन आ गया, सिंपल सी बात है, जो इनको खाता है, गाय बकरी इन सबको कौन खाता है, जैसे चूहा, चूहा भी आ गया, चूहा भी आ गया इसमें प्राथमिक में। तो चूहे को कौन खाता है, बिल्ली, तो बिल्ली क्या आ गई यहाँ पे, द्वितीयक उपभोक्ता आ गई। इसके अलावा जैसे मेंढक, मेंढक भी तो खाता है, हमने देखा है कई बार मेंढक टिड्डे वडक टिड्डे इनको खा लेता है। इसके अलावा भेड़िया। अब यहाँ पे हिरण तो क्या हो गया, बेचारा शाकाहारी होता है, तो हिरण को कौन खा जाता है, भेड़िया खा जाता है, बहुत बार कहानियों में सुनते हैं। तो ये सब कौन हो गए, ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया। अब तृतीय उपभोक्ता कौन होगा, जो इनको भी खा जाए, नहीं, तो इनको कौन खा सकता है, मेंढक को कौन खा सकता है, सांप खा सकता है। यहाँ से ध्यान से देखना, सांप खा सकता है। इसके अलावा इसमें शेर भी आ गया, इसमें गिद्ध भी आ गया, ये तृतीय उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि प्राथमिक उपभोक्ता, ये शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी को हर्बीवोरस भी बोलते हैं। ये चीज तो सिंपल है, प्राथमिक उपभोक्ता सिंपल है, इसमें जो चारा वगैरह खाते हैं, जो भी जितने भी पेड़ पौधों को खाते हैं, अपने को पता है। प्राथमिक उपभोक्ता सिंपल है। कंफ्यूजन हो सकता है तो किसमें हो सकता है, द्वितीय उपभोक्ता में हो सकता है, कि द्वितीय उपभोक्ता जो शाकाहारियों को खा जाए, गाय बकरी चूहे इनको खा जाए। द्वितीय उपभोक्ता को खाने वालों को क्या बोलते हैं, जो द्वितीय उपभोक्ता को भी खा जाए, जैसे मेंढक को भी खा जाए, भेड़िया को भी खा जाए, सांप शेर ये सब चीजें, गिद्ध, ये तृतीय उपभोक्ता होते हैं, ये सर्वोच्च होते हैं। अब बात आती है, एक क्वेश्चन और आता है, अच्छा तो ये बताओ प्राथमिक उपभोक्ता तो क्या हो गए, शाकाहारी होगी, बिकारी बिचारी ये गाय तो क्या है, शाकाहारी है, ये किसको खाएगी। लेकिन ये द्वितीय उपभोक्ता में क्या आ जाएंगे फिर, बिल्ली ने चूहे को खा गई, मतलब ये इसमें क्या आता है, मांसाहारी आता है, मांसाहारी। ये पेन नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। तृतीय उपभोक्ता में क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अच्छा ये बताओ शेर को कौन खाएगा, शेर को तो कोई नहीं खाएगा, तो मतलब ये तो क्या हो गए, एक तरह से टॉप में आ गए। एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। अच्छा बताओ, जैसे बिल्ली, बिल्ली को मान लो शेर ने खा लिया, ठीक है, अब शेर को तो कोई नहीं खा सकता ना, तो ये तृतीय उपभोक्ता जो होते हैं इनको तो कोई नहीं खा सकता, जल्द मतलब ये टॉप पे होते हैं। ये क्या हो गए, टॉप कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर हो गए ये। मतलब ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं, प्राथमिक नहीं होते, द्वितीयक भी नहीं होते, तृतीयक होते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर आ गए ना, टॉप के आगे, टॉप के ऊपर आ गए। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, वो भी मैं एक बार क्लियर करके बता देता हूँ आपको। अच्छा प्राथमिक तो सिंपल है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ज्यादा क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो इन दोनों से बनने वाले हैं। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि टॉप कंज्यूमर या सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर कौन से होते हैं। ये ध्यान रखना, द्वितीय उपभोक्ता मत करके आ जाना, तृतीय उपभोक्ता को टॉप कंज्यूमर बोलते हैं, क्योंकि ये टॉप पे होते हैं, इनको कोई नहीं खा सकता। अच्छा, इसमें एक और चीज क्लियर करने वाली है कि टॉप तो वहां पे नहीं आएगा, मान लो वहां पे आ गया सर्वश्रेष्ठ, वहां मान लो ये आ गया कि सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता कौन सा होता है, तो ये सोचने वाली बात हो जाएगी फिर, क्योंकि टॉप से तो हमें क्लियर हो रहा है कि जो टॉप पर है। सर्वश्रेष्ठ में क्या होगा, प्राथमिक भी नहीं आएगा, द्वितीयक, हम कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि कौन सा आएगा, तो हमें क्या याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ मतलब जिनको कोई नहीं खा सकता। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है इनको C2 भी बोलते हैं, C2 मतलब लेवल 2 के कंज्यूमर। तृतीयक उपभोक्ता को क्या बोलते हैं, C3 मतलब लेवल 3 के कंज्यूमर बोलते हैं। सी यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर को, उपभोक्ता को डिनोट करता है। एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट भी है कि ये जो तृतीयक उपभोक्ता है, ये T4 लेवल का पोषण स्तर स्तर बनाते हैं। पोषण स्तर क्या होता है, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको क्या बता दिया कि तृतीयक उपभोक्ता में क्या आता है, मैंने आपको बता दिया कि जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो T4 लेवल का क्या बनाते हैं,
T4 बनाते हैं, पोषण स्तर लेवल बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, चतुर्थ पोषण स्तर बोलते हैं। ये पोषण स्तर क्या होता है इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये ध्यान रखना है कि तृतीय उपभोक्ता क्या बनाते हैं, T4 लेवल का पोषण स्तर बनाते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, C3 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, C2 बोलते हैं, क्योंकि द्वितीयक द्वितीयक लेवल के कंज्यूमर है, और ये C3 है तृतीयक। ये C1 ये C2 C3 क्या है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि उच्च मांसाहारी और सर्वभक्षी कौन होते हैं। उच्च मांसाहारी, सिंपल सी बात है, ऐसे मांसाहारी जंतु जिनको कोई नहीं खा सकता, वही शेर, चीता, ये सब क्या हो गए, उच्च मांसाहारी आ गए, जिनको कोई नहीं खा सकता। सर्वभक्षी, इसमें मनुष्य आता है, मनुष्य सर्वभक्षी में आता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछे अगर कि मनुष्य इनमें से कौन सी श्रेणी में आता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उच्च मांसाहारी, या पांचवा ऑप्शन भी दे दें सर्वभक्षी, तो कौन सा ऑप्शन में आएगा, सर्वभक्षी में आता है। मतलब ये ना तो शाकाहारी को छोड़ता, ना ये मांसाहारी को छोड़ता, ये ऑलराउंडर है मतलब, ठीक है। तो केवल इसमें सर्वभक्षी मतलब सभी को खा जाता है, भक्षण कर देता है सभी का। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ तक का जो चैप्टर था वो सिंपल चैप्टर था, लेकिन आगे जैसे जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे तो और भी इसमें अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है। तो आगे सबसे पहले एक बार कंप्लीट कर लेते हैं इसको। अब बात आता है अपघटन करता क्या होता है। अपघटन करता सिंपल सी चीज है, इनको डिकम्पोजर भी बोलते हैं, इनको सूक्ष्म उपभोक्ता बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, माइक्रो, एक मिनट इसको मैं बेक कर देता हूँ, पेन चल नहीं रहा आज। अपघटन करता क्या होता है, इसको पहले पहले हमने जीवी घटक में क्या पढ़ा, उत्पादक, हरे पेड़ पेड़ पौधे जितने भी थे। फिर हमने क्या पढ़ा, उपभोक्ता, जो उत्पादक को खा रहे थे, जो पेड़ पौधों को खा रहे थे, कुछ जीवों को ही खा रहे थे। फिर बात आती है अपघटन करता, जीवी घटक का तीसरा प्रकार है ये। तो अपघटनकर्ता में क्या होता है, सिंपल सी बात है, अपघटनकर्ता जो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को विघटन करके वापस से साइकिल को पूरा करता है। इनके बिना साइकिल पूरी ही नहीं हो सकती। ये क्या करता है, उत्पादक जब मर जाते हैं, उपभोक्ता जब मर जाते हैं, शेर, गाय ये सब मर जाते हैं, पेड़ पौधे जब मर जाते हैं, तो उनका विघटन करने का काम करता है। वो जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को नाइट्रोजन, जैसे कार्बन हो गया, CO2 हो गया, इन सब चीजों में लवण वगैरह इनमें तोड़ने का काम करता है। जिससे क्या होगा, पेड़ पौधे जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे जब ये मिट्टी में मिल जाएंगे वापस से, जटिल को इसने सरल में तोड़ दिया इन्होंने, ये होते क्या है, ये कवक होते हैं, ये जीवाणु वगैरह होते हैं, जो इनको जटिल जो कार्बनिक पदार्थ बने हैं यहाँ पे, इनके मरने के बाद उनको सरल में तोड़ देगा, नाइट्रोजन वगैरह, लवण जितने भी हो गया, कैल्शियम हो गया। अब ये लवण मिट्टी में चले गए, ये मिट्टी है, यहाँ पे मिट्टी में चले गए ये सब लवण। अब क्या होंगे, हरे हरे जो हरे पेड़ पौधे होंगे, सॉरी, हरे पेड़ पौधे जो होंगे, जैसे ये पेड़ पौधे हैं हरे, अब मिट्टी से क्या ले लेंगे, ये N2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले लेंगे ऊपर अपने, और उससे क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे, और वापस से जब ये मर जाएंगे तो वापस से इनका अपघटन कौन कर देगा। तो ये साइकिल चल जाएगी एक तरह से। इसको एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूँ मैं। देखो, पेड़, ये पेड़ था, ठीक है, ये पेड़ था, ये मर गया, मर गया मतलब एक तरह से सूख गया, मरना वर्ड सही नहीं है, तो ये सूख गया। इसके बाद अपघटन करता जो भी थे, जीवाणु, कवक, इन्होंने इसका जो जटिल पदार्थ थे इनके, उनको एंड नाइट्रोजन, कैल्शियम, जितने भी लवण वगैरह थे, इन इसमें मिला दिया उनको। अब पेड़ ने जब नया पौधा हमने उगाया, वो उसने ग्रोथ कैसे हुई, उसकी वृद्धि कैसे हुई, इन सभी से हुई, नाइट्रोजन जो मिले यहाँ से, इसके अपघटन से जो मिले। अब ये वापस उग गया, वापस मर गया, वापस, सॉरी मर गया नहीं, वापस से इसका क्या हो गया, विघटन हो गया, सूख गया ये। तो ये साइकिल चलती जा रही है, वापस से ये होगा, ये एक तरह से सर्किल बनाने का काम करते हैं। अगर ये अपघटन ना करे तो ये साइकिल रुक सकती है। तो ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने की उत्पादक, उपभोक्ता। मैंने एक क्वेश्चन पहले बताया था आपको कि सबसे ज्यादा संख्या में या सबसे ज्यादा मात्रा किनकी होती है, तो होती है उत्पादकों की, ना कि उपभोक्ता, ना कि
अपघटन करता है, उत्पादकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये सफाई का काम कर रहे हैं। तो प्रकृति के मेतर किनको बोलते हैं, स्केवेंजर्स किनको बोलते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि प्रकृति के मेतर या स्केवेंजर्स किनको कहा जाता है, तो अपघटनकर्ता को कहते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर करने के बाद बताता हूँ। तो स्केवेंजर समझ में आ गया, क्योंकि ये सफाई का काम करते हैं। तो प्रकृति के मेहतर या स्केवेंजर्स अपघटनकर्ताओं को ही कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। अब बात आती है कि इसके अंदर कवक और जीवाणु आता है, ये चीज हम अपने को समझ में आ गई। इनमें 3 तरह के आते हैं। एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के कवक और जीवाणु आते हैं, जैसे परजीवी आ गया, ठीक है, परजीवी, और मृतजीवी होते हैं कुछ, ठीक है, और सहजीवी हो गया। अब इनमें से डिफरेंट क्या है, इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है इनमें, परजीवी, मृतजीवी, सहजीवी। जो परजीवी होते हैं वो भोजन के लिए, छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं और उनमें रोग भी पैदा कर देते हैं, ये उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो परजीवी समझ में आ गया, मतलब भोजन के लिए ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, कवक जीवाणु होते हैं जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं, लेकिन उनमें रोग भी पैदा करते हैं, उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, वो परजीवी हो गए। मृत जीवी क्या होते हैं, ये कुछ मरे हुए जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं जो दूसरों पे भोजन के लिए आश्रित होते हैं। सहजीवी में और परजीवी में क्या डिफरेंस है कि सहजीवी होते हैं ना, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड तो करते हैं लेकिन वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, उसकी मित्र की तरह रहते हैं, मतलब सहपाठी। इसको कैसे याद करोगे, सह से सहपाठी, एक तरह से क्या हो गया, मित्र हो गया। तो मित्र की तरह रहते हैं, कोई भी भोजन के लिए डिपेंड तो करेगा दूसरे पर बट उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन परजीवी नुकसान पहुंचाते हैं। ये तीनों ही क्या है, अपघटन करता है, ये भी ध्यान रखना। तो प्रकृति के स्कैवेंजर्स किनको कहते हैं, ध्यान रखना, अपघटनकर्ता को कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब ये एक चार्ट है या एक साइकिल मैंने बनाई है। अच्छा, सूर्य के प्रकाश से क्या पौधे क्या लेते हैं, भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश, CO2, H2O और क्लोरोफिल से भोजन बनाते हैं। हिरन जो है वो शाकाहारी है, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, वो इसको खा लेगा, ठीक है। अब जो शाकाहारी को भी खा जाए वो कौन है, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, मांसाहारी हो गया, ठीक है। अब शेर को भी कौन खा जाता है, मनुष्य, ये कौन हो गया, सर्वाहारी हो गया। सर्वाहारी मतलब, अब ये बताओ, एक चीज मैंने वहां पे बताई नहीं है आपको, सर्वभक्षी या सर्वाहारी चीता को क्यों नहीं बोल सकते, इसमें मनुष्य ही क्यों आया, क्योंकि चीता है ना, घास फूस वो चीजें, काफी सारी चीजें नहीं खा सकता, घास नहीं खा सकता, लेकिन हालांकि मनुष्य कई सारे पेड़ पौधे तो खा ही सकता है ना, सभी क्लोरोफिल होता है कुछ में जिसका पाचन शरीर में नहीं होता, लेकिन काफी सारे पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जहां से हम खा सकते हैं। तो यही रीजन है कि सर्वाहारी के अंदर चीता नहीं आता, जबकि मनुष्य तो किसी को भी कुछ, किसी भी चीज को नहीं छोड़ता। अब जब ये पेड़ मर जाएगा, ये वाला, जब ये हिरन मर जाएगा, जब ये शेर मर जाएगा, एक बार क्लियर कर देता हूँ इसको, मिक्स हो जाता नहीं तो, जब ये पेड़ मर जाएगा, अच्छा देखो ये तो क्या हो गया, उत्पादक, यहाँ पे देखो सारी चीजें समझ में आएगी। ये तीनों कौन हो गए, उपभोक्ता हो गए, फर्स्ट उत्पादक, ये सेकंड उपभोक्ता, और ये थर्ड जीव घटक हो गए इकोसिस्टम के, ये तीनों चीजें, ठीक है। अब सिंपल सी चीज है, जब ये पेड़ मर जाएगा, जब ये हिरण मर जाएगा, जब ये शेर मर जाएगा, जब ये मनुष्य मर जाएगा, तो उसको अपघटन करने का काम कौन करेगा, ये कुछ जीव कवक होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं जो इसका अपघटन करने का काम करते हैं। सिंपल सी चीज है, ये चार्ट से समझ में आ रहा है। कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो कमेंट में लिख देना, मैं दोबारा से अगले नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा उसमें समझा दूंगा। अब बात आता है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। देखो, एक होता है प्राकृतिक, पारिस्थितिकी तंत्र। पहला होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है कृत्रिम।
प्राकृतिक क्या होता है कि जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता। जैसे उदाहरण से बताओ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, उदाहरण से बता देता हूँ। जैसे नदी, जैसे नदी, झरने, रुका हुआ पानी। ऑप्शन में आता है कई बार रुका हुआ पानी, किसका उदाहरण है रुका हुआ पानी? जैसे रुका हुआ पानी एग्जाम्पल, जैसे तालाब हो गया, झील हो गया, ये सब किसके उदाहरण है? ये सब प्राकृतिक है। इसके अलावा जैसे इधर और बताता हूँ, जैसे वन हो गया, ठीक है, घास के मैदान, मरुस्थल, ये सब चीजें किस में आ गई? प्रकृति की बनाई हुई है, इंसान ने नहीं बनाई। अब बात आती है, ये एग्जाम में आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? जो इंसान ने बनाई है, जैसे मक्का, ठीक है, मक्का का जो खेत होगा, चावल का खेत, गन्ने का खेत, ये सब कृत्रिम आ गए। इसके अलावा जैसे मान लो मानव, जैसे मान लो मानव निर्मित, ऑप्शन में ऐसे आ जाए मानव निर्मित तालाब। अगर नॉर्मल तालाब होगा तो प्राकृतिक, और ऑप्शन में ऐसे लिखा है कि मानव निर्मित तालाब तो कृत्रिम। तो ये सब चीजें मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मान लो क्वेश्चन आजकल आरएसएमएस भी काफी डीप क्वेश्चन पूछने लग गई, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए। तो जैसे ऑप्शन में आ गया कि इनमें से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, तो जैसे एक में आ गया मक्का, गन्ना, तालाब, मानव निर्मित तालाब, और एक में जैसे झील दे दी, झील दे दी तब, या फिर इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तीन तो ये दे दिए, नदी, झरने, तालाब, और आपको एक क्या दे दिया? चावल का खेत दे दिया मान लो, या खेत दे दिया, केवल खेत दे दिया। अब क्या आइडिया लगेगा? तो आपको चीज, या मानव निर्मित तालाब दे दिया, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था हालांकि, तो मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपसे पूछे कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन से वैज्ञानिक ने किया था, और मैंने आपको वहां बताया भी था, क्या बताया था मैंने आपको वहां पे, कि ऑप्शन में अगर हिकेल या हेकल, हिकेल को क्या भी बोल सकते हैं अपन, हेकल, हेकल, अर्नेस्ट हेकल नाम था इनका, ठीक है, या रीटर, एच रीटर, ठीक है। तो अगर दोनों ऑप्शन में हो तो क्या करना है? रीटर ऑप्शन में करना है, क्योंकि रीटर ने कब दिया था ये? 1868 में, ठीक है, और हिकल या हेकल ने कब दिया था? 1886 में। इसलिए मैंने ये ऑप्शन दोनों दिए हैं। अच्छा ये बताओ, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें रीटर ऑप्शन में नहीं है तो क्या करना है अपने को? हिकल करना है या हेकल करना है, क्योंकि 1886 में इसने ये दिया था। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, अगर मैंने पीछे गलत लिखा दिया हो तो 1886 में तो किसने दिया था? हेकल ने दिया था, और रीटर ने कब दिया था? 1868। कुछ पुस्तकें ये मानती हैं कि हिकल ने, या हेकल या हिकेल, अलग अलग नाम लिखे होते हैं। हेकल, कुछ पुस्तकें मानती हैं कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले यूज हेकल ने दिया था, और कुछ पुस्तकें मानती हैं कि रीटर ने दिया था, लेकिन ज्यादा सही जो ऑथेंटिक चीज है मैं वो बता रहा हूँ। वैसे दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आने वाले, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। अब सेकंड चीज आ जाती है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों, पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब पादपों का अध्ययन कर रहा है ये। जीवों का अध्ययन तो इकोलॉजी पढ़ा था हमने, पादपों का तो पादप पारिस्थितिकी के अंदर। अच्छा, केवल पादपों का कर रहा है, ये क्या चीज था, इसको भी क्लियर कर देते हैं। पादप पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होगा कि इसमें केवल कोई भी जो एरिया होगा, एक एरिया है, मान लो ये वाला कोई एरिया है, इसके अंदर जितने भी पादप है, जीवों को शामिल नहीं करेंगे, इसके अंदर केवल और केवल जो विभिन्न प्रकार के पादप है इनका अध्ययन करेंगे। केवल केवल एक मिनट, केवल पादप आएंगे, इसके अंदर क्या नहीं आएंगे? इसके अंदर जीव नहीं आएंगे। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि वह शाखा जिसमें पादपों, जीवों की बात नहीं कर रहा, पादप और पर्यावरण के संबंधों की बात कर रहा है,
तो पादप पारिस्थितिकी, शुरुआत के अंदर मैंने बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी क्या होता है? जीवों और पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन। और पादप पारिस्थितिकी क्या हो जाएगा? सिंपल है, पादप और पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन। नेक्स्ट चलते हैं। जो पारिस्थितिकी होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है ऑटो इकोलॉजी और दूसरा होता है सिन इकोलॉजी, और हिंदी के अंदर स्व पारिस्थितिकी और सम पारिस्थितिकी। सिंपल है, थोड़ा डीप में हो जाएगा लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है। स्व पारिस्थितिकी और सम पारिस्थितिकी। देखो, स्व पारिस्थितिकी सिंपल है, जब किसी एरिया या कोई स्थान है, मान लो उसके अंदर एक पादप या तो एक पादप हो गया या एक जीव हो गया, एक ही जीव की बात करेंगे यहाँ पे, एक जीव हो गया या एक पादप हो गया, तो उसका जो अध्ययन होता है वो तो क्या हो गया? स्व। स्व मतलब एक पादप। सम पारिस्थितिकी के अंदर क्या होता है कि एक स्थान है, मान लो एक एरिया है, इसके अंदर जितने भी पादप है, पादप भी और जीव, इसके अंदर ओल आ जाएंगे। यहाँ क्या था, एक जीव की बात करें तो या एक पादप। देखो, पादप परिस्थिति के अंदर केवल पादप आ रहे थे, जीव नहीं आ रहे थे। याद रखना, पादप परिस्थिति के अंदर क्या आ रहा था? जीव नहीं आ रहे थे, केवल पादप आ रहे थे। सव परिस्थिति के अंदर क्या होगा? पादप भी आएंगे, जीव भी आएंगे। सम परिस्थिति के अंदर भी क्या आएंगे? पादप भी आएंगे, जीव भी आएंगे, दोनों के अंदर पादप जीव शामिल है। लेकिन सव पारिस्थिति के अंदर केवल एक की बात कर रहा है ये, एक पादप या एक जीव की बात कर रहा है। लेकिन सम के अंदर ओल, जितने भी पादप और जीव है उनकी बात कर रहे हैं। तो यहां तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हो। अच्छा, तो एक और थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। मतलब एक जीव का पर्यावरण के साथ संबंधों का जो अध्ययन होता है उसको तो क्या बोलते हैं? ऑटो इकोलॉजी। अच्छा, सम पारिस्थितिकी में सिंपल है, जितने भी पादप है, जितने भी जीव है, एक को भी नहीं छोड़ना। इस एरिया के अंदर जितने भी पादप है, जितने भी जीव है, उनका पर्यावरण के साथ जो संबंध है उनका अध्ययन करना है। तो ये एक दो प्रकार की पारिस्थितिकी होती है, इनको ध्यान रखना है। मतलब क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे अभी ये क्वेश्चन था ना, ऐसे आ सकता है वहां पे कि किसी एक स्थान विशेष के एक जीव या एक पादप का अध्ययन, तो वहां आ जाएगा ऑप्शन में पादप पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी या सम पारिस्थितिकी। ठीक है, अब इसको याद करने का एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ आपको। सम सम आ रहा है, सम में क्या होते हैं? अपन जितने भी, तो सम मतलब होता है योग, तो जितने भी है उनका योग करना है। तो जितने मतलब ओल, ओल का योग करते हैं। एक संख्या का कभी योग होता है क्या? एक नहीं, दो से ज्यादा होनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए। तो सम मतलब दो से ज्यादा, मतलब ओल हो गई, एक को भी नहीं छोड़ना। सौ का मतलब भी अपना होता है, मतलब एक जना होता है सौ का, तो वैसे भी याद कर लोगे। तो इसी के साथ इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। अगले वीडियो में देखो, ये शुरुआत थी ये, इसके अंदर बेसिक चीजें आई है आज। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर नई नई चीजें आएंगी, और आपको जो आगे का चैप्टर थोड़ा मुश्किल भी लग सकता है, लेकिन मैं उसको सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद कोई भी चैप्टर उठा लेना, आपका इकोलॉजी का या इकोसिस्टम का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।